तो दोस्तों आप अभी जो आपकी स्क्रीन के सामने है वो है ऑटोमेटिक एसी का लेआउट। ठीक है, इसमें दोस्तों दो मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं। अपना एक क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल होता है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल, और दूसरा है ईसीएम। ठीक है, ये दोनों का ही यूज़ ऑटो एसी को ऑपरेट करने में या चलाने में यूज़ होता है। ठीक है, और ये है सारे उसके इनपुट्स, यानी जो भी सेंसर्स यूज़ होते हैं ऑटो एसी को चलाने में, और ये है अपने आउटपुट्स जिससे हमारे एक्चुएटर्स कहते हैं, जिसे एक्चुएटर कहते हैं, वो है जो ईसीएम या एसी कंट्रोल मॉड्यूल के ऑर्डर पे काम करते हैं या ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है दोस्तों कैबिन टेम्परेचर सेंसर। कैबिन टेम्परेचर सेंसर दोस्तों ये बताता है एसीएम को कि जो गाड़ी का अंदर का कैबिन है उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसी हिसाब से कंट्रोल मॉड्यूल, एसी कंट्रोल मॉड्यूल डिसाइड करता है कि एसी को फास्ट करना है या स्लो करना है या मीडियम रखना है। ये सेंसर की थ्रू कंट्रोल मॉड्यूल डिसाइड करता है कि एसी को कितना फास्ट चलाना है। ठीक है, उसके अलावा है दोस्तों एम्बियंट सेंसर। एम्बियंट सेंसर आपने देखा होगा कि बम्पर के आगे रेडिएटर के पास में कहीं तो भी लगा होता है। एम्बियंट सेंसर जो इन्वायरमेंट की हवा है या जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो कितना है वो चेक करने के लिए एम्बियंट सेंसर का यूज़ होता है, जिससे ऑटो एसी प्रॉपर काम कर सके, मतलब जल्दी इफेक्टिवली काम कर सकते हैं कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो तुरंत उसको एसी को फास्ट रख के कैबिन टेम्परेचर को ठंडा किया जाए, उसलिए ये एम्बियंट सेंसर यूज़ होता है। उसके अलावा दोस्तों सनलोड सेंसर है। सनलोड सेंसर यानी कुछ लोग इसको फोटो सेंसर भी कहते हैं। वो ये डिसाइड करता है कि मतलब जो लाइट है, सनलाइट है, वो इसके ऊपर गिरती है, वो गिरने के बाद उससे ये क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट है और इस लाइट के हिसाब से कितना टेम्परेचर हो सकता है, तो एसी को उसी हिसाब से ऑपरेट करे। ठीक है, उसके बाद है रेफ्रिजरेंट सेंसर जो हमारे मैनुअल एसी में भी आता है। उसके बाद है ईसीटी सेंसर जो हमारे इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, यानी जो भी अपने मैनुअल गाड़ी में भी आता है। ठीक है, उसके बाद है सीकेपी सेंसर, वीएसएस सेंसर। मैनुअल एसी पे मैं ये बताना भूल गया था कि सीकेपी सेंसर और वीएसएस सेंसर किस काम में आता है। सीकेपी सेंसर दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ वीएसएस सेंसर का। वीएसएस सेंसर दोस्तों ना व्हीकल स्पीड सेंसर। आप देख रहे होंगे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 30 के 40 के स्पीड में हवा बहुत कम रहती है आगे, जिससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 60 के ऊपर चले जाएं या 70 के ऊपर चले जाएं तो हवा बहुत तेज़ी से हमको लगती है। तो इससे क्या होता है, इंजन को किसी फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी हवा इंजन को अच्छी खासी जो रेडिएटर को या कूलिंग अपना कंडेंसर को ठंडा करने के लिए वही प्रेशर काफ़ी होता है हवा का जो नॉर्मली हमको लग रहा होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी 50-60 के ऊपर स्पीड से चल रही है तो बिना मतलब के ये जो कूलिंग फ़ैन है, ये कंडेंसर फ़ैन है या इंजन का कूलिंग फ़ैन है, इनको ऑपरेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जब कंट्रोल मॉड्यूल देखता है कि गाड़ी की स्पीड जो है 50 के ऊपर हो चुकी है, या किसी गाड़ी में 70 भी हो सकता है, किसी गाड़ी में 50 भी हो सकता है, या किसी गाड़ी में 60 भी हो सकता है, 60 की या 40 की स्पीड में जब गाड़ी पहुँच जाती है तो अपना कंट्रोल मॉड्यूल है जो है अपना इसको इन चीज़ों को ऑफ कर देता है, क्योंकि अननेसेसरी इंजन के ऊपर लोड डालने का कोई सेंस नहीं है। तो इन चीज़ों को ऑफ करता है इसके थ्रू वीएसएस सेंसर, यानी व्हीकल स्पीड सेंसर के सिग्नल को यूज़ करते हुए। ठीक है, और सीकेपी सेंसर का यही है कि इंजन चालू है या नहीं है, और चालू है तो ही एसी के सिस्टम्स को ऑपरेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, बिना मतलब का लोड क्यों देना। ठीक है, उसके अलावा ईसीटी सेंसर। ईसीटी सेंसर वही है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो रहा है, तो उस केस में जो हमारे कंट्रोल मॉड्यूल हैं वो एसी के सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे इंजन और ज़्यादा ओवर हीट होगा, ख़राब होगा। इसलिए इसी एसी सिस्टम को ऑफ करने के लिए ये यूज़ होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ऑटो एसी में आप टेम्परेचर सेट करते हैं 22-24 डिग्री से टेम्परेचर से सेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ी ठंडी हवा लेनी है, आपको थोड़ी गर्म हवा लेनी है, वो दोनों को मिक्स करके आपको चाहिए होती है।
तो ही वो जो कैबिन का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री या 27 डिग्री मेंटेन हो पाता है। तो उस केस में क्या इंजन को चाहिए होता है कि इंजन का जो टेम्परेचर है वो भी चाहिए होता है। तो ECD सेंसर का जो टेम्परेचर है उसको लेता है, अपना जो कूलिंग का जो मतलब AC का जो कंप्रेसर के थ्रू जो ठंडा हवा कूलिंग कॉइल पे होता है उसको भी लेता है, और हमें एक कांस्टेंट जितना हमको चाहिए होता है, डिज़ायर होता है। क्योंकि ऑटो AC में हम सिर्फ एक चीज़ सेट कर सकते हैं, वो है टेम्परेचर, और ब्लोअर की स्पीड भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ऑटो नहीं होगा, वो मैनुअली आप सेट कर रहे हो कि आपको इतनी हवा चाहिए। ऑटो AC में आप ऑटो बटन दिया होता है, बटन दबाएंगे तो AC ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगी, और फुल स्पीड से चाहिए होगा तो फुल स्पीड से चलेगी। अगर क्लाइमेट अगर ठंडा होगा तो बहुत कम स्पीड से ऑटोमेटिकली चलेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑटो बटन दबाना होता है और आप टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं। तो ये दो चीज़ आपको करना होता है ऑटो AC में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको 27 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है चाहिए कैबिन का, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल मॉड्यूल कूलिंग कॉइल का थोड़ा जो डोर है उसको ऑपरेट करेगा, और हीटर कोर का जो ऑपरेट होता है, हीटर कोर भी इसमें यूज़ होता है दोस्तों। लेआउट में मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि मैंने जो लेआउट बनाया इसमें हीटर कोर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पाया मैं। लेकिन एक और एक चीज़ होती है हीटर कोर, क्योंकि हम फिलहाल अभी बात कर रहे थे सिर्फ ठंडक की, AC की बात कर रहे हैं, तो हीटर कोर का उतना ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। लेकिन हीटर कोर भी होता है जो केबिन टेम्परेचर को गर्म करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो और कूलिंग कॉइल का दोनों डोर थोड़ा थोड़ा ऑपरेट करेंगे, ओपन करेंगे, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमको मिलता है 27 डिग्री या 25 डिग्री का। तो अगर इंजन टेम्परेचर एकदम ठंडा है, कम है, तो मॉड्यूल क्या करेगा, कूलिंग कॉइल का डोर पूरा बंद कर देगा, पहले इंजन को गर्म करेगा और वहाँ से ही पूरा टेम्परेचर, पूरी हवा लेकर केबिन को थोड़ा गर्म करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 92 98 पे गया है, तो क्या करेगा, इस डोर को, इसके डोर को जो कम खोलेगा या हीटर कोर के, और कूलिंग कॉइल के डोर को थोड़ा ज़्यादा खोलेगा, जिससे टेम्परेचर प्रॉपर हमें मिल सके। और इसीलिए ये ECD सेंसर भी यूज़ होता है, ठीक है। दो चीज़ों में यूज़ होता है, एक ऑटो केबिन टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, और दूसरा इंजन ऑपरेट हो रहा है तो मतलब इंजन का टेम्परेचर सही ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए भी ECD सेंसर यूज़ होता है, ठीक है। फिर है दोस्तों रेफ्रिजरेंट सेंसर, प्रेशर सेंसर, ठीक है। वो प्रेशर, आपने जैसे पहले मैंने बताया कि सिस्टम में प्रेशर है या नहीं, वो डिटेक्ट करने के लिए प्रेशर सेंसर यूज़ होता है। अगर सिस्टम में प्रेशर नहीं है तो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, AC आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों आउटपुट की। कंप्रेसर जैसे मैनुअल AC में काम कर रहा है उसी तरह से कंप्रेसर काम करता है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट इनपुट लेता है मॉड्यूल, और कंप्रेसर को ऑपरेट कर रहा है, कब इसको चलाना है, कब नहीं चलाना है। इन सारे सेंसर के सेंसर से जो भी इनपुट्स मिलती है उसके थ्रू कंप्रेसर ऑन करता है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा इसका मतलब AC ऑन नहीं हुआ है। जब तक आपका कंप्रेसर ऑन नहीं है तब तक AC ऑन नहीं है, समझने का, ठीक है। फिर है मोड एक्चुएटर। मोड एक्चुएटर दोस्तों वही है अपना हवा जो फ्लो मुंह पे आ रहा है, मुंह पे चाहिए होता है या ऊपर चाहिए होता है या पैर के पास चाहिए होता है, उसके लिए मोड एक्चुएटर कैबिन का जो अंदर AC यूनिट होता है उसमें लगा होता है, उसको ऑपरेट करने का काम वही एक्चुएटर है जो जिससे अपन मोड सेट करते हैं हवा का, ठीक है। फिर तीसरा है दोस्तों तो मिक्स फ्लैप एक्चुएटर। मिक्स फ्लैप एक्चुएटर दोस्तों वही मैंने जैसे कि बताया कि कूलिंग कॉइल का है और एक हीटर कोर का है। दोनों फ्लैप अगर थोड़ा थोड़ा खुले रहेंगे तो दोनों की हवा थोड़ी थोड़ी लेके एक कांस्टेंट टेम्परेचर का हवा हमको केबिन में मिलेगा, ठीक है। ये दोनों को ऑपरेट करने के लिए एक एक्चुएटर यूज होता है जिसका नाम है मिक्स फ्लैप एक्चुएटर, वो ये है, ठीक है। फिर होता है दोस्तों फ्रेश एयर फ्लैप एक्चुएटर। फ्रेश एयर यानी जो हम बटन दबाते हैं कि गाड़ी के अंदर फ्रेश एयर आनी चाहिए या रिसर्कुलेशन होना चाहिए, उस फ्लैप को कहते हैं फ्रेश एयर एक्चुएटर, ठीक है। तो वही है ये फ्रेश एयर एक्चुएटर, सॉरी। और है दोस्तों कंडेंसर फैन। कंडेंसर फैन वही है, कंडेंसर को जो ठंडा करने का काम करता है कंडेंसर फैन।
उसको ऑपरेट करने का भी काम कंट्रोल मॉड्यूल करता है, ठीक है। फिर इंजन कूलिंग फैन है, इंजन कूलिंग फैन कंट्रोल मॉड्यूल भी ऑपरेट करता है, ये मॉड्यूल भी अपना क्या कहते हैं ECM भी ऑपरेट करता है। इंजन को ठंडा करना है या नहीं करना है, कितना करना है, वो मॉड्यूल डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में ये आप देख रहे होंगे, ये जो कैन लाइन है ना, कैन लाइन कहते हैं इसको, इन दोनों इसी लाइन के थ्रू ये दोनों मॉड्यूल आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कंट्रोल मॉड्यूल को लग रहा है कि इंजन ओवरहीट हो रहा है, तो क्या करता है, ये मॉड्यूल को बताता है AC कंट्रोल मॉड्यूल को, और AC कंट्रोल मॉड्यूल सारे सिस्टम को ऑफ कर देता है, जिससे हमारा इंजन कम ओवरहीट होता है, ठीक है। और फिर जब लगता है कि कंट्रोल मॉड्यूल को लगता है कि AC ऑन कर दी गई है, तो क्या ये इसको कमांड देगा ECM को कि भाई AC ऑन हो गई है, तो आप अभी इंजन कूलिंग फैन है उसको भी ऑन कर दो। तो ये दोनों मॉड्यूल आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो यही है। अब बात करते हैं लेआउट की, AC लेआउट पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया ऑलरेडी दोस्तों, इसमें ऑटो AC में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, पूरा सिस्टम सेम ही है ऑलमोस्ट। बस यही है कि ऑटो AC में कुछ सेंसर ज़्यादा होते हैं, जैसे ECT सेंसर है, एम्बिएंट सेंसर है, केबिन टेम्परेचर सेंसर है और सनलोड सेंसर है। ये सेंसर ज़्यादा होते हैं, जिसके थ्रू AC कंट्रोल मॉड्यूल डिसाइड करता है कंप्रेसर को ऑन करना है या नहीं करना है, ओके। इन सारे सेंसर के इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ऑटो AC को ऑपरेट करता है अपना कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। इसमें भी वही सारे सेंसर मतलब पार्ट्स हैं जो ऑटो AC में, जो मैनुअल AC में यूज़ होते हैं। कंप्रेसर है, लो प्रेशर वाल है, हाई प्रेशर वाल है, पोर्ट, एक्चुअली वाल नहीं पोर्ट कहते हैं इसको, ठीक है। फिर ये है रेफ्रिजरेशन सेंसर है, ड्रायर है, कंडेंसर फैन है, क्या बोलते हैं एक्सपेंशन वाल है, कूलिंग कॉयल है, ब्लोअर मोटर है, सारी चीज़ें वही है। बस ऑटो AC में यही होता है, जैसे ये थर्मोस्टेट वाल भी है, थर्मोस्टेट सेंसर भी है, ठीक है। ये सारे सेम चीज़ें हैं जो मैनुअल AC में भी आते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें सेंसर ज़्यादा दिए हैं और मॉड्यूल दिया हुआ है AC का मॉड्यूल, जो इन सेंसर की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके इन सारे AC के सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों कि आपके AC में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपकी AC काम नहीं करता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी गाड़ी में नॉर्मली क्या होता है, कूलिंग कॉइल चॉकअप हो जाता है, ये यहाँ से स्मेल आती है, कई बार होता है कि स्मेल आने लगती है, कूलिंग कॉइल चॉकअप हो जाता है, जिससे AC आपका फ्लो अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो हमको लगता है कि गाड़ी AC सही से काम नहीं कर रहा। उस केस में आपको क्या करना होगा कि AC का पूरा जो कूलिंग कॉइल है, डैशबोर्ड निकाल के कूलिंग कॉइल निकाल के, कुछ गाड़ियों में कूलिंग कॉइल डायरेक्ट निकल जाता है, कुछ गाड़ियों में डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, वो खोल के कूलिंग कॉइल को क्लीन करना होता है। कूलिंग कॉइल को क्लीन करना मतलब पूरा AC को सर्विस करना ही हो गया, जैसे कि मतलब नॉर्मली सारे वर्कशॉप वाले यही करते हैं कि कूलिंग कॉइल खोलना मतलब AC सर्विस हो गया। AC सर्विस में आपका कूलिंग कॉइल क्लीन होता है, कंडेंसर क्लीन होता है, फिर AC का जो गैस है पूरा चेंज होता है, क्लीन होता है, फिर रिचार्ज होता है, और इसमें चेक भी होता है कि कहीं सिस्टम में लीकेज है या नहीं है, वो भी चेक होता है। तो इसको पूरा कंप्लीट AC सर्विस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक है AC का मतलब काम ना करने का वजह, AC का जो कूलिंग कॉइल है वो चॉकअप हो जाता है। और होता है दोस्तों कूलिंग कॉइल लीकेज हो जाता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि लीकेज सिस्टम में कहीं पे भी लीकेज हो गया तो लीकेज को डिटेक्ट करना होता है, डिटेक्ट एक मैकेनिक कर लेता है, डिटेक्ट करने के बाद में उसको फिक्स करना होता है। कोई पाइप लीकेज हो जाता है, कंप्रेसर के यहाँ से कहीं से लीकेज हो जाता है, कंडेंसर या कूलिंग कॉइल के यहाँ से कहीं से लीकेज हो जाता है, तो अगर कहीं से भी सिस्टम में लीकेज है तो उसको फिक्स करना होता है। अब ये दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो कंडेंसर है अपना, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, ख़राब हो जाता है, तो या तो यहाँ से लीकेज हो जाता है, पत्थर वत्थर लग के यहाँ से लीकेज हो जाता है, तो ये रिपेयर भी होता है, रिपेयर कर सकते हैं आप उसको। उसकी जो एक दो लाइन है उसको कैंसिल करके उसको यूज़ भी हो जाता है। अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और सेम चीज़ कूलिंग कॉइल के साथ में भी है। कूलिंग कॉइल भी अगर कहीं से लीकेज हो गया तो आपको उसको रिपेयर भी कर सकते हो,
लेकिन कूलिंग कॉइल ज़्यादा महंगा पार्ट नहीं होता है, ज़्यादातर रिकमेंड यही होता है कि आप उसको रिप्लेस कर दो। और क्योंकि ये बहुत अंदर होता है, गाड़ी के अंदर होता है, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर होता है, तो उसको खोलना निकालना बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ होती है। तो अगर आप खोल रहे हो, आपको लग रहा है कि ये कूलिंग कॉइल ख़राब है, तो कस्टमर को बोल दो कि भाई कूलिंग कॉइल डाल देंगे तो बेटर है, ताकि आपको भी बार बार परेशानी ना उठानी पड़े और हमको भी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और फिर उसके अलावा दोस्तों गैस ख़त्म हो जाता है, कई बार होता है ऑटोमेटिकली गाड़ी चलते 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 कई साल तक चलती रहती है और गैस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, तो आपको गैस रिचार्ज करना होता है। और फिर कई बार होता है कि जो हमारा क्लच है, कंप्रेसर का क्लच, वो काम नहीं करता है, वो काम नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, तो वो कंप्रेसर ऑपरेट नहीं होता है, जिससे हमारा एसी काम नहीं करता है। तो कंप्रेसर का क्लच अलग से मिलता है, वो आप डाल सकते हो। या जिस गाड़ी में कंप्रेसर की जगह पे ये वॉल दिया होता है, प्रेशर वॉल भी मिलता है, वॉल आप डाल सकते हो। कई गाड़ियों में होता है दोस्तों, निकालने में प्रॉब्लम आती है, वॉल अंदर ही टूट जाता है, तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है निकालना वो करना, लेकिन वो थोड़ा हिसाब से निकालेंगे तो निकल जाता है। तो आप वो भी कर सकते हो कि कंप्रेसर का वॉल रिप्लेस कर सकते हो। और फिर दोस्तों सारे सिस्टम को क्लीन करना है, गैस को रिचार्ज करना है, यही है। कंप्रेसर का कई बार होता है कि कंप्रेसर का जो फ्यूज़ वगैरह है वो उड़ जाता है, जिससे कंप्रेसर ऑपरेट नहीं होता है। वो तो डिपेंड करता है, आपको देखना है कि कंप्रेसर ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो फिर वो पिन पॉइंट टेस्ट है, जिसके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। हमेशा मैं वीडियो बनाते रहता हूँ कि आप ये चीज़ उड़ गई तो आपको कैसे कैसे चेक करना है, वो एक अलग ही टॉपिक है। कंप्रेसर का रिले देखना है, कंप्रेसर का फ्यूज़ वगैरह देखना है, कंप्रेसर की वायरिंग देखनी है। फिर ये सेंसर अगर ख़राब हो जाए, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तभी भी होता है दोस्तों, सेंसर ख़राब हो गया है और ईसीएम को लग रहा है कि सिस्टम में प्रेशर ही नहीं है, तो एसी ऑफ हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आपको ये चेक करना है कि सेंसर चालू है या नहीं, ख़राब है या नहीं। आप सबसे पहले तो गैस देखेंगे है कि नहीं है, तो गैस है तो आपको ये सेंसर भी चेक करना है कि सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप इसको डायरेक्ट भी करके देख सकते हो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर। आप इसको डायरेक्ट भी करके देख सकते हो कंप्रेसर ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा थर्मोस्टर है, थर्मोस्टर ख़राब हो जाए तो भी आपकी एसी काम नहीं करती है। कूलिंग कॉइल ज़्यादा ठंडा करने लगता है या ज़्यादा उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, या फिर कई बार होता है कि थर्मोस्टर काम इस तरह से करता है कि उल्टा बताता है कि कूलिंग कॉइल ज़्यादा काम कर रहा है। इससे जो ईसीएम है ये समझता है कि एसी में कूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एसी को ऑन ही नहीं करता। तो ये भी है कि थर्मिस्टर जो सेंसर है उसको भी चेक किया जाए, ठीक है। एक रीज़न तो ये भी है, थर्मिस्टर फेल हो गया तो एसी काम नहीं करता है। कई बार होता है दोस्तों ये एक्सपेंशन वाल्व भी फेल हो जाता है, ये स्टक क्लोज रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैस है कूलिंग कॉइल के अंदर प्रेशर क्रिएट ही मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो ही नहीं पाता है। प्रेशर यहाँ से आता है और यहीं पे स्टक रह जाता है, यहीं से निकल जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कंप्रेसर आपका बार बार कट ऑफ होता है, मतलब बार बार कट ऑफ होने लगता है। तो इसका मतलब सिस्टम में प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे कंप्रेसर आपका ऑटोमेटिकली बंद चालू होता है। तो ये भी होता है कि एक्सपेंशन वाल्व फेल हो जाता है। कई बार होता है जो आपका जो कंडेंसर है ये चॉक हो जाता है, काम ही नहीं करता है। जो ये गैस इसके अंदर जो सही से मतलब घूमना चाहिए ना, वो घूमती नहीं है, स्टक मतलब प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर क्रिएट होना चाहिए और ये तो वो प्रेशर यहाँ तक आ जाता है, ये प्रेशर पूरे सिस्टम में प्रेशर क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर, जिससे क्या होता है आपका जो कंप्रेसर है वो बार बार कट ऑफ होने लगता है। आपने देखा होगा कई बार गैस आप ज़्यादा भर देते ना, तभी भी ये प्रॉब्लम आती है, कंप्रेसर आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली कट, थोड़ी देर के लिए चालू होगा, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए चालू होगा, बंद हो जाएगा, इस तरह का ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि गैस में एसी का गैस कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये भी हो सकता है कि एसी का अगर ऑटो एसी है तो कंट्रोल मॉड्यूल में भी कुछ इशू आ जाता है, या कंट्रोल पैनल ही जो होता है उसमें भी इशू आ जाता है। यही सारी चीज़ें हैं जिनका मतलब एसी अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है दोस्तों। गाड़ी इसके अलावा इन सब के अलावा गाड़ी में एक और प्रॉब्लम आती है, बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है,
जिसके बाद बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है आपकी गाड़ी में, वो ये है कि दोस्तों जो अपना जो एसी कंप्रेसर है, ये जो प्रॉब्लम है ये मैनुअल एसी में भी आ सकती है और ऑटोमेटिक एसी में भी आ सकती है। तो जो अपना जो कंप्रेसर है ना, एसी कंप्रेसर, वो पूरा सीज हो जाता है, जाम हो जाता है। सीज यानी अंदर के जो उसके मटेरियल पार्ट होते हैं ना, वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिसके बाद कंप्रेसर घूम तो रहा होता है, देखने वालों को लगता है कि कंप्रेसर घूम रहा है, ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में पूरा अंदर सीज हुआ रहता है, कुछ कंप्रेशन क्रिएट कर रहा नहीं होता है। और उसका जो मटेरियल है, जो मतलब उसका जो मेटल पार्टिकल है ना, वो पूरे सिस्टम में फैल जाता है। वो फैलने के बाद में आपको कई बार होता है कि आपको पूरा सिस्टम ही नया डालना पड़ता है। जैसे कंडेंसर है, कूलिंग कॉइल है, एक्सपेंशन वाल है, रिजर्वायर है, ये सारा पूरा जो भी है गैस के जितने भी लाइंस होते हैं, जितने भी कंपोनेंट रहते हैं, वो सारे नए डालने पड़ते हैं। हाँ, कई बार होता है कि टेक्नीशियंस ट्राई करते हैं उसको पेट्रोल से किसी तरह से क्लीन करके लगाने की, और कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी फेल भी हो जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर कहीं बाई चांस अगर मेटल पार्टिकल अंदर रह गए, तो वो अपना जो नया कंप्रेसर भी लगाता है ना, उसको भी ख़राब कर देता है। तो बेटर सोल्यूशन यही होता है कि भाई कंडेंसर और कूलिंग कॉइल, एक्सपेंशन वाल, रिजर्वायर सब कुछ नया डाल दे, तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो बहुत कम आती है लेकिन आती है। वो ये कि कंप्रेसर अपना जो है वो सीज हो जाता है और पूरा सिस्टम ब्लैक डेथ हो जाता है। ब्लैक डेथ मतलब अंदर पूरा सिस्टम में ना काला काला पूरा जम जाता है, ठीक है, उसको वो कहते हैं ब्लैक डेथ हो गया। ये दोनों में होता है, मैनुअल एसी में और एसी में। और इसके अलावा दोस्तों ये भी होता है, सब कुछ सही होने के बाद भी कंप्रेसर ब्लैक डेथ भी नहीं होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन जो कंप्रेसर है अपना, वो सही से कंप्रेस नहीं कर पाता है गैस को। वो अपने मशीन लगाएंगे या अपन जो प्रेशर गेज लगाते हैं, उससे पता चल जाता है कि कंप्रेसर जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंप्रेशन जितना चाहिए वो क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है सिस्टम में। तो होता है कई बार कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी अपना जो एसी कंप्रेसर है वो सही से कंप्रेस नहीं कर पाता है गैस। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है जो कंप्रेसर में आती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया है, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा मतलब अच्छी तरह स्क्रिप्टिंग करके नहीं बनाता हूँ, नॉर्मल जैसे मुझे जहाँ तक मेरे याद में आता है, समझ में आता है, मैं बताते जाता हूँ। इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें कई बार आगे पीछे हो जाती हैं, छूट जाती हैं, तो आप चला लेना, ठीक है। यही था वीडियो एसी का, मतलब एसी का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Malik Shade, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's teaching the game. From the mechanics to the parts, he's got the whole thing. He's got that swag, that knowledge, he's the real deal. Malik Shade, the master of the art.